नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज बिहार की बात में हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में चुनाव प्रचार करने पप्पू यादव के बोल क्यों बिगड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव सीधा हिमंता बिस्वा शर्मा को हेड ऑन लेने की तैयारी किए हुए बैठे थे। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव कहते हैं कि हिमंता के खिलाफ सारे काले चिट्ठे उनके पास मौजूद हैं और वो उन्हें बेनकाब करके छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि किस तरीके से हिमंता ने उल्फा के लिए कई लाख रुपए वसूले थे, उन पे टाडा का मुकदमा भी दर्ज था और इस तरह की कई बातें वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव ने पहले लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी कहा और उसके अगले दिन से ही उनकी जुबान किस तरीके से बदलने लगी। आलम यह हुआ कि उनकी पत्नी और बच्चे पप्पू यादव को डिसऑन करने लगे कि साल 1.5 साल से पप्पू यादव से उनके कोई रिश्ते नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव, लॉरेंस बिश्नोई जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, उस पर जबरदस्त भड़के थे और सलमान खान बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने तक पहुंच गए पप्पू यादव। अब हिमंता पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हिमंता जो असम में कर रहे हैं उससे हिमंता के खिलाफ किस तरीके से एक विशेष समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम में फीलिंग्स है, किस तरीके से मुस्लिम हिमंता से नाराज हैं। और पप्पू यादव जिस तरीके से सीमांचल से आते हैं, जहां तकरीबन कहा जाता है 47% आबादी मुसलमानों की है, उस जगह से आने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई पे आक्रमण का मसला हो या हिमंता पर आगे बढ़कर के बोलने की बात हो, पप्पू यादव पीछे मुड़ करके देख नहीं रहे। दरअसल पप्पू यादव की मंशा क्या है, पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते हैं, पप्पू यादव इस तरीके से बोल करके झारखंड में किसको प्रभावित करना चाह रहे हैं। बोल झारखंड में रहे हैं लेकिन सीमांचल की राजनीति को कैसे साधने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए आपको सुनाते हैं पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच सीना है, जो जिस प्रदेश में जाते हैं वहां गाली गलौज करते हैं, हमारी मां बेटियों का अपमान करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अगले बार लोकसभा में बिहार में अपमानित किए, बिहारियों को अपमानित किया, गाली दी। मेरा सवाल है हेमंत बिस्वा शर्मा गुंडा से, आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बेटे की शादी डोम, चमार, मलाह, निसार, केवट, पासवान, भुइयां के घर करेंगे? मैं करने को तैयार हूं, आप करेंगे? बिल्कुल मुसलमान के घर में शादी नहीं करने देंगे, हम भी नहीं करने देंगे। क्या आप रोकेंगे आप बीजेपी के नेताओं को शादी करने से? आपने कानून लाया आज तक कि कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा? लाइए कानून, है हिम्मत आपको तो पप्पू यादव की फितरत रही है, पप्पू यादव बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं और उसके बाद फिर पीछे भी हट जाते हैं। सवाल ये उठता है कि इन दिनों पप्पू यादव अपने स्टेटमेंट की वजह से लगातार चर्चा में रहे। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोला और उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल करना शुरू किया तो पत्रकार पर ही भड़क उठते थे। फिर कई बार उन्होंने कहा जिसको मारना है मार दो, हम तो राजनीति करते हैं, हम करते रहेंगे। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही पप्पू यादव काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो उठे, जबकि पप्पू यादव खुद लोकसभा सदस्य बनने के बाद, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट है और उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं उनके खिलाफ 41 आपराधिक मामले दर्ज है। तो पप्पू यादव के खिलाफ 41 आपराधिक मामले दर्ज है। तो किस आधार पर पप्पू यादव हिमंता बिस्वा शर्मा को अपराधी कह रहे हैं?
सवाल ये उठता है कि हेमंता को कह रहे हैं टाडा के तहत केस दर्ज है, उल्फा के लिए 10 लाख एक्सटॉर्शन मांगा था, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। इनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी, इन्होंने मानविंदर शर्मा की हत्या में इनका नाम आया था, बाद में कोर्ट से बरी हो गए थे। इस तरीके से बड़ा साफ साफ बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं है? क्या इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं चला था और ये जेल में नहीं रहे थे? तो वो कहते ना, चलनी दूसरा सूप को एक बिहार में कहावत है। तो आखिरकार पप्पू यादव इस तरीके से बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? चलते हम अपने मेहमानों के पास और हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है विनय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप कुमार झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मृत्युंजय शर्मा भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि जी, मेरा सीधा सवाल है, पप्पू यादव फिर दहाड़ने लगे। पप्पू यादव ने पहले लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी कहा, अगले दिन से मिमियाने लगे थे। आपको मालूम है ना, उनकी पत्नी ने भी कह दिया कि हमारा 1-1.5 साल से उनसे कोई संबंध नहीं, हम लोग राजनीतिक रूप से हमेशा अलग अलग रहे। सवाल यह उठता है कि जब लगा कि कोई लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप नहीं, कोई और धमकी दे रहा है, तो फिर से पप्पू यादव के बोल जो है बिगड़े बोल कहे, वो दूसरे को अपराधी कह रहे हैं, दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। सवाल उठता है, मैं देख रहा हूं एडीआर की रिपोर्ट है और उसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि इनके खिलाफ 41 आपराधिक मामले हैं। और हम लोग खुद बिहार से आते हैं, हम लोग पप्पू यादव की छवि को भी जानते हैं कि पप्पू यादव ने भले ही पिछले दिनों अपनी छवि को बदलने का प्रयास किया है, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ अजीत सरकार तक की हत्या का आरोप लगा है, केस मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेल में रहना पड़ा है इनको, जेल से ये छूटे हैं। सवाल उठता है कि पप्पू यादव इस तरह का बयान, पहले लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट किया, क्यों? क्योंकि उसने ऑन किया कि हमने बाबा सिद्दीकी को मारा है। अब ये हेमंता को अटैक कर रहे हैं झारखंड पहुंच करके। आप ये देख पा रहे हैं कि पप्पू यादव बोल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, पप्पू यादव बोल रहे हैं हेमंता के खिलाफ, लेकिन पप्पू यादव की नजर सीमांचल के 47% मुसलमानों पर है। उसके ये रहनुमा बनना चाहते हैं, इसलिए आगे बढ़ करके बयान दे रहे हैं। भले ही फिर कल 2 कदम पीछे हट जाएंगे, लेकिन बयान बहादुर बनने में कहीं पीछे नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि सीमांचल के बड़े नेता के रूप में पदस्थापित होने के लिए पप्पू यादव तमाम तरह का रिस्क ले रहा है? नहीं, ठीक पंकज जी, देखिए झारखंड में वह जितनी बात वह अभी बोल रहे हैं, लॉरेंस को छोड़ दिया जाए तो लॉरेंस तो गैंगस्टर है, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। यहाँ पर झारखंड में जितनी बात वह बोल रहे हैं झारखंड के प्रचार प्रसार के दौरान, तो वो वहां पर मुस्लिम वोट जो भी है, जो भी मुस्लिम वोट को अपने जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसके पक्ष में करने के लिए वो बोल रहे हैं। इस बात को वह समझ रहे हैं कि हेमंता का जो पिछले दिनों बयान आया, या फिर हेमंता की बात छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बोल हैं झारखंड में, वह क्या बोल रहे हैं, बांग्लादेशी को जो भी हैं, जो उनको मार के, लात से मार के भगाएंगे। तो यह सब बात कहीं ना कहीं, और यह बात की शुरुआत कहां से हुई, आप थोड़ा सा देखिए, हेमंता के साथ में रहने वाले या हेमंता ने भी कभी न कभी कुछ इस तरह की बात की है वहां पर। आप शुरू से क्लिपिंग देखेंगे तो वह उनकी भी जो है सो, हेमंता की भी बात अल्पसंख्यकों को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के कुछ इसी तरह की रही है। हाँ, यह बात जरूर सही है कि पप्पू यादव अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और यही उनके परेशानी का सबब भी है। जो आपने बोला, उनकी पत्नी रंजीत रंजन का जो पिछले दिनों बयान आया, या फिर लॉरेंस को लेकर के जो उन्होंने कहा था, यह बात देखिए, वह एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि वह जिस इलाके से आते हैं, आपने खुद कहा कि 47-48% वहां पर मुस्लिमों की आबादी है सीमांचल के इलाके में, और वहां पर वो एक बड़े नेता के रूप में उभरने की कवायद में है। और इसी लिहाज से देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। बाबा सिद्दीकी ठीक है, बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, शेख टोला के रहने वाले हैं वहीं के, लेकिन शेख टोला गोपालगंज का जो जिला है, वहां से बाबा सिद्दीकी को गए हुए जमाना हो गया। और वो
हमको नहीं याद है कि पिछले दिनों एक बार वो आए थे बाबा सिद्दीकी, एक या दो बार, उसके बाद वो नहीं कभी आए। लेकिन अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बाबा सिद्दीकी का नाम एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा था, तो वो उसके लिए पप्पू यादव पूरी तरह से आ गया। सलमान का भी नाम उससे जुड़ा था लॉरेंस के साथ, तो वो वही दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम जो है सो इतना वोट के हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं, और अपने जो उनका जो सीमांत कि हम आपके साथ हैं मजबूती के साथ, यही। और देखिए वोट की राजनीति है, इसी वोट की राजनीति को लेकर के वह वहां पर आप झारखंड में वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन एक बात तो जरूर है कि उनके बोल से, इस बिगड़े बोल को कह लीजिए या चुनावी कालखंड में यह इनका बोल बिगड़ ही जाता है इस तरीके से राजेश रंजन का। तो यह वोट के लिए ही वह कुछ देखिए समझते सब नहीं हैं, नहीं, वो हर वो गणित वो को समझते हैं। वो बिल्कुल बोले, वो बिल्कुल बोले, लेकिन सवाल ये उठता कि बोल करके फिर पीछे क्यों भाग गए थे। मुझे तो पप्पू यादव बहादुर नजर आ रहे थे जब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को कहा कि यार 24 घंटे में 2% के अपराधी के नेटवर्क को निपटा देंगे। तो जब ऐसा बोल रहे थे तो फिर बाद में भागने क्यों लगे? बाद में जब पत्रकार सवाल कर रहे थे तो डरने क्यों लगे थे? सवाल यह है, बोलिए एक दिन लंबा चौड़ा, अगले दिन एक दिन बोलिए तो लगे शेर बोल रहा है, दूसरे दिन लगे कि बकरी मिमिया रही है। ये है क्या? ये जो तौर तरीका है बातचीत करने का, वो आपको हास्यास्पद बना देता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ठीक है, राजनीतिक रूप से आप जितने भी तरह की बात करिए वो समझ में आता है, हम लोग उसके मायने बता सकते हैं। पप्पू यादव भी राजनीतिक जीव हैं और राजनीति करने का उनका पूरा अधिकार है। लेकिन एक बड़ी बात जो बहुत साफ है कि आप यहाँ के रहने वाले मुसलमान को अगर आप बांग्लादेशी मुसलमान कहेंगे तो ये डेरोगेटरी है, चाहे कोई भी बोले। लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान को यहाँ रहने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, इस बात से तो हमें नहीं लगता कि कोई संविधान को मानने वाला इस बात से सहमति देगा कि बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर क्यों रहेंगे। सवाल यह है कि झारखंड में वो कैंपेन करने गए, झारखंड में वो प्रचार करने गए और झारखंड के ही सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा हैं। पर पप्पू यादव अक्सर इस तरह का प्रयास करते देखे जाते हैं, जिसका मतलब बड़ा साफ निकाला जा सकता है कि सीमांचल में अब वो पूर्णिया तक ही सीमित रहना नहीं चाहते, वो सीमांचल के हीरो के रूप में दिखना चाहते हैं। और उनको बेहतर पता है कि 47% वोट अगर मेरे पास आ गया तो मतलब मैं तो हीरो बन जाऊंगा। उन्होंने पूर्णिया में साबित कर दिया, क्योंकि जीते वो और तेजस्वी यादव 3 दिन तक कैंप करते रहे, उनके विरोध के बावजूद बड़ी मेजॉरिटी से जीते। दूसरा, विधायक को भी जिताए, शंकर सिंह को भी जितवाए। अब सवाल उठता है कि झारखंड जाकर के सीधा हेमंता पर अटैक करना, अटैक करते बाबूलाल मरांडी पर, अटैक करते पीएम मोदी पर, तो बात समझ में आती। झारखंड में हेमंता पे अटैक करने का मतलब विनय कुमार जी क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि कोई हेमंता मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं झारखंड के, तो हेमंता पे अटैक करने का मतलब क्या है? नहीं, देखिए, हेमंता बिश्व शर्मा जो है बिहार, यहाँ झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी है और पूरा एक तरह से डिस्कोर्स वो बदल दिए हैं झारखंड के चुनाव का। उन्होंने जिस तरह की रणनीति का निर्माण उन्होंने किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। एक एक सीट, जो 81 विधानसभा सीट है, हर सीट को उन्होंने टारगेट किया है, हर नेता को एक एक सीट पर लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का जिनका मनोबल गिरा हुआ था, उनके मनोबल को ऊंचा करने का काम किया। गुटबाजी को उन्होंने समाप्त कर दिया है। तमाम गुटों को, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम गुट हैं, आज सारे गुट के लोग एक दूसरे को मदद करने में लगे हुए हैं। जमशेदपुर पश्चिम, जमशेदपुर पूर्वी का मामला आप देख सकते हैं, किस तरह से सरजू राय देते हैं आशीर्वाद जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी को, जो रघुवर दास की बहू है। तो इस तरह से उन्होंने सब जगह गोल सेट किया है। तो आज सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में हेमंता बिश्व शर्मा उभरे हैं। उन्होंने गठबंधन की राजनीति को ठीक किया, आजसू के साथ डीलिंग किया सीटों का, चंपई सोरेन को तोड़कर ले आए अपनी साथ, एक मैसेज दिया कोल्हान में, क्योंकि कोल्हान के इलाके में चंपई सोरेन की बड़ी प्रतिष्ठा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई सबसे ज्यादा अगर जमीनी स्तर पर किसी ने लड़ा है तो चंपई सोरेन लड़ा है।
चंपई सोरेन भी उसी संथाल जाति से आते हैं जिस जाति से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन आते हैं। तो कोल्हान क्षेत्र में चंपई सोरेन एक बड़े नेता है संथाल आदिवासी के। तो इसके कारण मुख्य जो रणनीतिकार है उन पर उन्होंने अटैक करने के लिए रणनीति बनाई, क्योंकि पप्पू यादव इस कला में माहिर हैं कि कैसे उनको मीडिया में जगह मिल सकता है। क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया में स्पेस लेने के लिए कुछ इस तरह की बातें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मीडिया हमको दिखाएगा नहीं, इसलिए वो अटैक करते हैं और हर मुद्दे पर अटैक करते हैं, चाहे वो कुश्ती का मामला हो, चाहे वो बिश्नोई का मामला हो, चाहे वो झारखंड की राजनीति का मामला हो। हर मुद्दे पर वो बेबाक ढंग से अपनी बात कहते हैं, और चूंकि इस तरह की बात वो करते हैं जिससे कि मीडिया का अट्रैक्शन होता है और मीडिया में उनकी पब्लिसिटी होती है, और एक तरह से कह सकते हैं कि बिना खर्च किए उनकी पब्लिसिटी हो जाती है मीडिया में। मीडिया में काफी, चाहे वो रीजनल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, वो जगह प्राप्त कर लेते हैं। इस कला में पप्पू यादव माहिर है। नहीं चलिए, वो पप्पू यादव इस कला में वो माहिर हैं, लेकिन पर्पस क्या है? चलिए, मीडिया में जगह बनाने के पीछे पर्पस भी तो होगा ना। अगर इस तरीके से वो मुसलमानों के लिए आगे बढ़कर के बोलने लगे तो सवाल ये है कि ये चुनौती किसको दे रहे हैं? चुनौती तेजस्वी यादव को दे रहे हैं ना, चुनौती अपने पार्टी के उन नेताओं को दे रहे हैं जो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोक रहे हैं। दरअसल अपनी पॉपुलैरिटी के जरिए वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है मृत्युंजय शर्मा जी। दरअसल इस तरह की बात कर जिनके बीच भी वो लोकप्रिय होना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस से मुसलमान वोट लालू प्रसाद ने छीन लिया, आडवाणी जी की गिरफ्तारी की लालू जी, उस दिन के बाद से मुसलमान का वोट लालू जी को मिलता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरह के बयान ये दे रहे हैं और जिस तरीके से आरजेडी से लड़ करके सांसद बने हैं, उसके बाद लॉरेंस पे सीधा अटैक करते हैं, हेमंता पे सीधा अटैक करते हैं, मतलब साफ है कि सीमांचल की राजनीति के पूरे तरीके से हीरो बनना चाह रहे हैं। और अगर ये हीरो बनेंगे तो डर किसको लगेगा? डर ऑब्वियसली तेजस्वी यादव को लगेगा, अदर स्टेक होल्डर्स को लगेगा जो अपने को मुसलमानों का रहनुमा साबित करना चाहता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? झारखंड में इस तरह का बयान को आप कैसे लेते हैं? मेरे ख्याल से पंकज जी, इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता है कि पूरे लोकसभा चुनावों में जो आपने जिक्र की, जो इलेक्शन एफिडेविट फाइल हुए, उसमें जो टॉप सबसे क्रिमिनल केसेस थे, वो जिस पर दाखिल हो 41, वो दूसरे व्यक्ति को अपराधी कह रहा हो। इससे ज्यादा हास्यास्पद में और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, आपने ये कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, दिनों में इन्होंने अपनी छवि ठीक करने की कोशिश की है। मेरा वहां भी आपसे मतभेद है। आप 2019 का इलेक्शन एफिडेविट निकाल के देखिए, उस समय इन पर 31 आपराधिक मामले थे, 24 में 41 हो गए। तो किसी भी प्रकार से इनके चलन में, इनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। मैं और कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। आपको स्वेरिंग इन याद होगा लोकसभा में, जब शपथ ग्रहण हो रहा था, और इनका तेवर और उनके शब्द आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। आपको जस्ट कुछ वर्षों पहले की केस है जिसमें वो जेट एयरवेज में एक एयर होस्टेस को वो कहते हैं कि मैं चप्पल से तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। इस प्रकार के व्यक्ति महिला सुरक्षा की बात कर रहा है, सोचिए, और हेमंता को घेर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। पप्पू यादव, आप देखेंगे पूरे 90 के दशक में सबसे बड़े अपराधी के रूप में जो 2-3 लोग उभरे थे, उसमें पप्पू यादव का नाम है। और आप देखिए कितने संगीन इन पे इल्जाम लगे हुए हैं। आपने खुद ही कहा, अजीत सरकार का मर्डर से लेके पुरुलिया आर्म ड्रॉप्स केस में किम डेवी ने साफ साफ कहा था कि पप्पू यादव ने उसे इंडिया से बाहर निकलने में मदद की। सोचिए, देशद्रोह का मामला है। कितने सैकड़ों उसमें AK-47 गिरे थे, 16,000 राउंड्स ऑफ एम्युनिशन गिरे थे। इन्होंने उसको भगाया यहां से। इनफैक्ट जब ये जेल में बंद थे, और आपको याद होगा, और ये कहते थे, इनका एक बहुत बड़ा कथन था कि बिहार में कोई ऐसा जेल नहीं है जिसमें मैं नहीं गया हूं, और इसके लिए बहुत प्राउड फील करते थे। और जब जेल में इनको बेल हुआ बिहार में, तो इन्होंने जेल के कैदियों के लिए एक पार्टी दी, और वो इतना प्रचलित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल किया और उन्हें तिहाड़ भेजा। तो सोचिए, ये पूरा जो इतिहास है, ये कोई एक डेटा की बात नहीं है कि आपराधिक मामले, आप पूरे दौर में देखिएगा और आज तक देखिएगा। मैं बोल रहा हूं, अभी जैसे ही MP से इलेक्ट हुए थे, आपको याद होगा, एक वहां के फर्नीचर बिजनेसमैन ने
बहुत बाइट्स दिए थे कि 1 करोड़ रुपया उनसे एक्सटॉर्शन मांगा गया जैसे ही एमपी इलेक्ट होते हैं। तो किसी का भी ना, वो बोलते हैं हिंदी में, आदमी का सिग्नेचर और नेचर कभी चेंज नहीं होता है। तो पप्पू यादव भी वही है, उनका नेचर चेंज होने वाला नहीं है। वो आपराधिक छवि के कारण ही राजनीति में आए हैं। उन्हें यह भी पता है कि इस आपराधिक छवि के कारण ही शायद उनके जो भी आसपास के आप चेले बोल लें, उनके अनुयायी बोल लें, जो भी बोल लें, उनको मानते हैं। तो उस आपराधिक छवि को कायम रखना चाहते हैं। और उसी में आप देखेंगे वो लॉरेंस बिश्नोई वाला जो पूरा केस हुआ, मेरे ख्याल से थोड़ा उन्होंने मिसजज कर दिया। आगे बढ़ के उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाते हुए कह दिया कि 24 घंटे में समाप्त कर देंगे। और देखिए उसके बाद किस प्रकार से प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। आप डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, मैं आऊंगा। प्रदीप झा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे लगता है रवि उपाध्याय जी से एक और सवाल ले लूं, फिर मैं जवाब लूंगा आपसे। रवि उपाध्याय जी, सवाल ये उठता है, देखिए इन्होंने कह दिया, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि पिछले कुछ सालों से जैसे बाढ़ का समय आया, मतलब वो ब्लॉकेज हुआ था पटना में नलियों का, गलियों का, तो पप्पू यादव उतरे थे, कोविड में उतरे थे, वो रॉबिन हुड वाली छवि को इन्होंने बदलने का प्रयास किया था। और अब बार बार कहते हैं जब भी कोई आपदा आती है तो मैं बाहर निकलता हूं, जान की परवाह नहीं करता हूं। तो मुझे तो ये साफ दिखाई पड़ता, आप देखते होंगे बिहार में हीरो के बीच में एक चलन है, जो तथाकथित नहीं, मतलब जो अपराधी हैं वो आपको यज्ञ करवाते हुए बहुत मिलेंगे। आगे बढ़ करके वो यज्ञ करवाते हैं क्योंकि चंदा भी वही वसूल सकते हैं। मैं देखता हूं कि मेरे गांव के आसपास जितने हीरो टाइप लोग हैं, जिनमें 10, 5, 18, 17 गांव नहीं, मेरा 8, 10, 20 जिलों में घूमना होता ही है, तो देखता हूं जो दादा है वही यज्ञ करवा रहा है। तो मैं ये दादा लोग मदद भी करते हैं बहुत आगे बढ़ के, क्योंकि इनके पास क्षमता होती है, और जहां लॉलेसनेस होता है वहां दादाओं के पास ही क्षमता होती है। ये बात आप और जगह पे नहीं देखेंगे जहां कानून का राज है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव का वो चेहरा तो नजर आता है जब वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को कहते हैं 24 घंटे में नेटवर्क मिटा देंगे, तो फिर ये समझ में आता है कि पप्पू यादव की छवि ऐसी रही है, इसलिए वो लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन फिर अगले दिन से ये जिस तरीके से पीछे मुड़ते हैं, वो बिल्कुल ये बताता है कि इन्होंने मिसजज कर लिया। पर हेमंता पर अटैक करना तो बिल्कुल सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लॉरेंस पर भी अटैक करना सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है, जो बाद में इनके मुंह से निकल गया कि मैं तो पॉलिटिक्स करता हूं, जो कि इनका कहने का मतलब था आपसी लड़ाई मत समझो, मैं तो राजनीति करता हूं, राजनीति कर रहा हूं। और राजनीति क्या कर रहे हैं, वही तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि भैया 47% मुसलमान के रहनुमा अब कोई और बिहार में नहीं, हम हैं, सीमांचल में खास तौर पर। क्योंकि जब ये जैप बनाए हुए थे तो सीमांचल को अलग राज्य का दर्जा मिले, इसकी भी बात करते थे। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दरअसल अगर इस तरीके से बोलते रहे तो लालू प्रसाद की राजनीति ढलान पर है, तो ये तो सीधा चुनौती तेजस्वी यादव को दे रहा है। तेजस्वी यादव इस तरह का बयान देने में पिछड़ जा रहे हैं रवि जी। पंकज जी, एकदम स्पष्ट है, तेजस्वी से इनकी कोई पेट से पेट इनका तो मिला नहीं है, पप्पू यादव का तेजस्वी का, दोनों की ठीक है धारा भी देखिए, दोनों का अलग अलग चलता है। आपने खुद कहा उनके लोकसभा चुनाव के दरमियान पूरे आरजेडी के एमएलए एमएलसी सब रात रात भर वहां पर कैंप करते थे, और इनको हराने के लिए क्या नहीं किया गया। तो यह तो स्पष्ट है कि, और देखिए तमाम प्रयास, तमाम इसके बावजूद पप्पू यादव जीते। देखिए पप्पू यादव बोलते बहुत हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, उस कहीं से देखेंगे भी सुनेंगे भी तो समझेंगे कि हम बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। लेकिन ये एक चीज है, रॉबिन हुड छवि है, सब कुछ है, लेकिन वह बदले हैं। और एक पप्पू यादव की अपनी यूएसपी है, वह जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, या कोई भी हो, समाज के किसी वर्ग, किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, किसी समुदाय का हो, वो उसको मदद करते हैं। इसमें कहीं कोई, बहुत सारे रॉबिन हुड छवि वाले तथा अरे तो ये अभी मृत्युंजय जी कह रहे थे कि 1 करोड़ एक्सटॉर्शन भी तो मांगते हुए नजर आते हैं, मदद करते नजर आते हैं, तो एक्सटॉर्शन भी मांगते, ये भी तो उनके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है ना। इस बात को कैसे इनकार किया? वही तो मैं कह रहा हूं कि आजकल यज्ञ ज्यादा वो करा रहा है जिसपे कई हत्या का आरोप है।
मदद आजकल आगे बढ़कर के वो कर रहा है जिस पे एक्सटॉर्शन का आरोप है। सवाल ये है, मतलब हम किस समाज में रह रहे हैं? बात यह है कि एक प्रतिनिधि सीधा चैलेंज करता है लॉरेंस बिश्नोई को, जो 6-7 बार जीत चुका है। वो भी क्या बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव में क्या फर्क है, कि मैं 24 घंटे में इनका नेटवर्क खत्म कर दूंगा। इसका मतलब है ना कि इनके पास कोई ऐसी ताकत है जिसके दम पे ये कह रहे हैं मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, इसमें पप्पू यादव ने कहा था, एडजेक्ट आप उनका निकाल लीजिए, ये कहा था कि लॉरेंस के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे में हम विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, परमिशन के अगर नहीं, परमिशन तो ठीक है, पर इनके पास सेना होगा, इंटेलिजेंस होगा, तभी तो करेंगे ना। परमिशन तो ये इन्होंने बड़ी चला, कैसे, जैसे मुझे ट्रंप कह दे तो क्या मैं किसी पॉकेट मार का नेटवर्क नहीं खत्म कर सकता हूं? मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे देश की एजेंसी कह दे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है। हम पंकज जी उसी पर आ रहे हैं। देखिए, आप लॉरेंस के नेटवर्क को थोड़ा सा अगर यदि आप देखेंगे तो उसका लॉरेंस का नेटवर्क क्या रहा। लॉरेंस में कोई भी आपको कोई बड़ा, कोई जो उसके शूटर हैं जो अब तक हम लोग माने समझ पा रहे हैं, वह कोई बड़ा रिनाउंड चेहरा नहीं। रवि जी नेटवर्क तो अब चाहे इस पे हम लोग डिबेट लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उसकी चर्चा कनाडा में हो रही है या उसके लोग वहां बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भले ही अपने को बहुत सीधा बता रहा हो, लेकिन एनआईए का चार्जशीट पढ़ लीजिए, वो बड़े सीरियस चार्जेस हैं लॉरेंस के खिलाफ भी। इसलिए लॉरेंस कोई छोटा मोटा, ये बात जरूर है कि बड़े आदमी को मारने के लिए वो बहुत छोटे आदमी को हायर करता हो, जैसा कि हम लोगों ने देखा बहराइच से बड़ा ही गरीब घर से लड़के हत्या में निकल पड़े थे जिनका नाम आया था। पर सवाल उठता है कि उसका मोडस ऑपरेंडी जो भी, पर एक बड़ा आप विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप झा जी के पास मैं गया नहीं हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए। सबसे जो बड़ी बात है पंकज जी कि लॉरेंस का मामला जो है, तो लॉरेंस तो चर्चित कर रहे हैं और लॉरेंस के बारे में कुछ बताना नहीं, उनका जितना बड़ा नेटवर्क है उस नेटवर्क की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसीलिए तो आप उनके नेटवर्क को जानते हुए ही पप्पू यादव की पत्नी तो पीछे हट गई और उन्होंने कहा कि मेरा आज कोई रिश्ता नहीं है पप्पू यादव के साथ, मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। उनके जैसे लोगों को जब लगा कि लॉरेंस से खतरा हो सकता है, तब तो उनकी पत्नी भी बड़ी बहादुर महिला है, मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा में है, इसके पहले लोकसभा की सदस्य रही हैं, टेबल टेनिस की बड़ी खिलाड़ी रही है, बिहार में बहुत अच्छा उनका टेनिस में प्रदर्शन रहा है। तो उन जैसी महिलाओं को भी अपने बच्चों की चिंता, अपनी चिंता होने लगी। तो लॉरेंस से कितना शक्तिशाली है इससे तो आप समझ सकते हैं। जब मेंबर पार्लियामेंट अगर अपने को इस तरह से असहाय पाए, जब उसको अपनी बच्चों की चिंता होने लगे, तो समझ सकते हैं लॉरेंस की शक्ति को। दूसरी तरफ जो हम पप्पू यादव की चर्चा कर रहे हैं, तो पप्पू यादव मेरे समझते कि तेजस्वी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी आज भी यादवों के सबसे बड़े नेता है। लालू प्रसाद यादव जब तक है जीवित, तब तक उनको छोड़कर यादव समाज किसी को नेता मानने के लिए तैयार बिहार में नहीं। और झारखंड में तो ये स्थिति है कि झारखंड में भी ये नेता बनना चाह रहे हैं पप्पू यादव, लेकिन यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री है और यादव समुदाय से आते, तो यादव का बड़ा चेहरा अगर झारखंड में कह सकते हैं तो अन्नपूर्णा देवी, जो कई बार विधायक रही, सांसद, दूसरी बार सांसद है, दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनी, कैबिनेट मंत्री है। आज की तारीख में भारत में 4 यादव जाति के केंद्रीय मंत्री हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 केंद्रीय मंत्री यादव समुदाय से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 यादवों को मंत्री बनाया। इसलिए झारखंड में पप्पू यादव जिस वोट बैंक के लिए इस तरह की, क्योंकि उनको माइलेज देना है मीडिया में उनको कवरेज मिलेगा, तो इस चीज में पप्पू यादव को महारत हासिल है, किस भाषा का हम प्रयोग करें इससे कि हमको कवरेज मिले।
चलिए, आपने अपनी बात कह दी। अब मुझे लगता है प्रदीप झा जी के पास जाना चाहिए, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप झा जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, पप्पू यादव ऐसा कह करके क्या कांग्रेस का भला कर पाएंगे झारखंड में? जिस तरह का स्टेटमेंट वो हेमंता के खिलाफ दे रहे हैं, जो उनकी राजनीति है, ये तो हम लोग चर्चा कर लिए कि दरअसल उनकी राजनीति क्या है, पर क्या पप्पू यादव कांग्रेस का भला कर रहे हैं, महागठबंधन का भला कर रहे हैं, या ऐसा स्टेटमेंट देकर के अपनी भलाई कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? पंकज जी, पप्पू यादव कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन पप्पू यादव को समझने के लिए हमें लगता है कि इनके चरित्र को 3 भागों में बांट के देखना चाहिए। एक तो सबसे पहले है 1990 से लेकर 2000, ये जेल जाने से पहले तक जो पप्पू यादव थे, वो सीमांचल और कोसी प्रमंडल के अंदर जिस प्रकार का जातीय नरसंहार और जिस प्रकार की हत्याएं अजीत सरकार की बात की आपने, उसके अलावा राजकुमारी सिंह एक सांसद लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, उम्मीदवार थी मधेपुरा से, और उनकी हत्या हो जाती है चुनाव के दौरान ही, उसका आरोप भी पप्पू यादव पर लगता है। इस प्रकार के कई दशक में घटती थी। उसके बाद का देखिए कि एक रॉबिन हुड जिसकी चर्चा आप लोगों ने किया अभी जस्ट की, जब पटना में जल जमाव जल प्रलय वाली स्थिति थी, उस समय किस प्रकार से पप्पू यादव जो है जनता की सेवा में लगे हुए थे, दूध बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, एक समाज सेवक की भूमिका में थे। अभी भी कहीं पे कोई दुर्घटना घटती है तो 25-50 हजार 1 लाख तक की मदद जो है वो अपने कोष से करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका आय का जो साधन है वो रॉबिन हुड वाला है, इसकी भी चर्चा आप लोगों ने कर लिया। लेकिन तीसरा जिस पर हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखेंगे कि जब CAA लागू होता है पंकज जी, अपने देश भारत में लागू करने की घोषणा होती है, उस दौरान याद कर लीजिए कि जब शाहीन बाग टाइप का धरना देश भर के अंदर चल रहा था, पटना में भी, बिहार में भी चल रहा था, उस दौरान शकील अहमद खान जो आज कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, और कन्हैया कुमार समय में में हुआ करते थे, लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी में है। तो शकील अहमद खान, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की ये तिकड़ी जो है, बिहार के जो सीमांचल का जो इलाका है, जो मुस्लिम बाहुल्य जो भी इलाका है, इवन पटना के सब्जी बाग मोहल्ले में भी जहां जहां मुसलमानों की संख्या है, वहां वहां ये सभी लोग संयुक्त जनसभाएं कर रहे थे और काफी ज्यादा भीड़ आ रही थी। अब उसको जोड़िए आप कांग्रेस की योजना के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया कि पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पे पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़े और कन्हैया कुमार बेगूसराय से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव नहीं लड़े। और जितना कांग्रेस ने प्रयास किया, उतना ही तेजस्वी यादव और लालू यादव ने इस बात का विरोध किया कि हम किसी भी कीमत पर बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को स्थापित नहीं होने देंगे। तो अगर ये तीसरा जो रूप है पप्पू यादव का और कांग्रेस की योजना है, के आधार पर अगर जब हम गौर करके देखते हैं, अगर तो कहीं न कहीं पप्पू यादव की बयानबाजी जिस प्रकार की लगातार चलती आ रही है, इधर के दिनों में 6 महीना साल भर के अंदर देखेंगे कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आक्रामक है। आक्रामक केवल मुद्दों के आधार पर नहीं है, बल्कि जो ये जो सांप्रदायिक आधार पर जो बयानबाजी होती है, उस आधार पर ही पप्पू यादव अधिकतर बार लाइन लेते हुए दिखते हैं। इसी कारण से जो मीडिया कवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मीडिया का निश्चित है कि अटेंशन मिलेगा उसके कारण, तो स्वाभाविक रूप से वो मिलता है। पर मुझे लगता है अगर आप इस तरह का बयान देते हैं और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते हैं, मृत्युंजय जी, आपने पप्पू यादव के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैं तो हर एस्पेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा था कि कभी वो मददगार के रूप में दिखते हैं, कभी वो दादा के रूप में दिखते हैं, कभी नेता के रूप में दिखते हैं, तो मैं उस हर चेहरे को बयां कर रहा था। पर मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह का बयान अगर आप झारखंड में देते हैं और हेमंता पर अटैक करते हैं, हेमंता को तो माना ही जाता है कि वो पॉलिटिक्स को पोलराइज करना चाहते हैं, वो बांग्लादेशी मुसलमान का मुद्दा उठा करके, दूसरी तरफ यही पार्टी कहती है कि बांट कौन रहा है, काट कौन रहा है, इस तरह की बात कौन कर रहा है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने बयान दिया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब क्या दिया था। सवाल उठता है कि जब आप हेमंता को अटैक करेंगे और इस तरीके से अटैक करेंगे,
तो इससे आप अपनी राजनीति चमका सकते हैं। सीमांचल में आप पॉपुलर हो सकते हैं कि पप्पू यादव ने जोरदार तरीके से हेमंता के खिलाफ बोला, लॉरेंस के खिलाफ बोला, एक वर्ग विशेष में आपकी चर्चा हो सकती है, शायद वो आपको अपना हिमायती मान ले, पर पॉलिटिकली इसका नुकसान हो जाएगा, इससे फायदा नहीं होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप पंकज जी। देखिए, पप्पू यादव का झारखंड में कोई स्टैंडिंग नहीं है, उसे झारखंड में कोई अपना नेता नहीं मानता है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार, एक तो सबसे पहले होती है कोई क्या बोल रहा है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर कोई ऐसा नेता आके बोल रहा होता जो खुद एकदम दूध का धुला हुआ हो और किसी की आपराधिक छवि पे बोले, तो सब बोलेंगे भी कि हाँ बहुत अच्छी बात कर रहा है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आके बोलता है तो उल्टा क्या होता है, वो हंसी का पात्र बन के रह जाता है कि आके बोल भी कौन रहा है, तो पप्पू यादव बोल रहे हैं। और आपने बहुत सटीक बात बोली कि वो यहाँ कांग्रेस का या किसी का फायदा नहीं करने वाले इन बयानों से। इन बयानों से वो सबसे ज्यादा अपना, एक तो कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, आपने देखा होगा लाइमलाइट लेना चाहते हैं, अपने को रिलेवेंट बनाना चाह रहे हो पॉलिटिक्स में। पिछले लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से आपने देखा होगा, उन्होंने हर बार कहा कि मैं कांग्रेस का सेनापति हूं, आखिरी दम तक कांग्रेस के लिए लड़ूंगा, और फिर भी उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, फिर जाके उन्हें इंडिपेंडेंट फाइल करना पड़ा, चुनाव लड़ना पड़ा। तो वो देख रहे हैं कि उनकी जो खुद की स्टैंडिंग है बहुत वीक है, बिहार में भी कांग्रेस में भी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे साथी हमारे बता रहे थे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आरजेडी अड़ जाए कि हम इन्हें टिकट नहीं लेने देंगे, इन्हें चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो कांग्रेस को पीछे हटना पड़ता है। तो खुद को ज्यादा रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो सीमांचल एरिया में, बिहार की पॉलिटिक्स में। और इसीलिए आप देखेंगे ऐसे उल जुलूल बयान देते हैं जिससे किसी ना किसी प्रकार में वो मीडिया से बने रहे। इस पूरी चीज का झारखंड के चुनाव के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो बिल्कुल फायदा तो आप छोड़ ही दीजिए, इनफैक्ट नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि फिर वही होगा कि कांग्रेस ने अगर किसी प्रवक्ता या किसी नेता को बुलाया और बुलवाया भी, तो पप्पू यादव जैसे नेता को, जिसके कारस्तानियों से शायद हर कोई पूरे झारखंड में अवगत है, तो और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं, पर सवाल यह है कि पप्पू यादव को लगता है कि इस तरह का बयान देकर के वो बिहार में कांग्रेस का सिरमौर बन जाएंगे। मेरे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पप्पू यादव लंबे समय से चाहते हैं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी बिहार में उनके हाथ सौंप दी जाए, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर ही कई नेता हैं जो इसके विरोधी हैं। पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने नहीं दिया। कांग्रेस उधर कुछ बोलती रह गई और उधर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पप्पू यादव की जो ये रणनीति है कि इस तरह का बयान दे करके वो लाइमलाइट में रहें और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को समझा सकें कि बिहार की जिम्मेदारी उनको दी गई, तो कांग्रेस का वारा न्यारा बिहार में हो सकता है, कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी हो सकती है, उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं होगी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए पंकज भाई, बिहार में एक कहावत है, नामे नाम न तो अकरैले नाम। पप्पू यादव में इन दोनों का मिश्रण है। कभी तो वो रॉबिनहुड के इमेज में आ जाते हैं तो बिल्कुल जनसेवक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कभी वो बाहुबली के रूप में आ जाते हैं तो उनसे लोग डरने लगता है। वो वन मैन आर्मी है, और मुझे अभी तक जो उनके बारे में मुझे जानकारी है और जितना मैं पप्पू यादव को देखा हूं, समझा हूं, वो अपने इलाके तक सीमित नेता है। उसके अलावा वो हर जगह जाके हिलोरे तो ले लेते हैं किसी भी सागर में, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। और जहां तक रही उनके कांग्रेस में एंट्री की बात, तो एक चीज नोट कर लीजिए, जब तक लालू प्रसाद यादव जीवित हैं और तेजस्वी यादव के हाथ में राजद की बागडोर है, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे पप्पू यादव को कांग्रेस में जाने का, नहीं जाने का। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में, तो उनको टिकट से वंचित किया गया। हाँ, वहां के लोगों में वो रॉबिनहुड के कारण, अन्य कारणों से वो बहुत लोकप्रिय है, मुसलमानों में भी लोकप्रिय है, ये मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, और इसके कारण वो चुनाव वहां से जीत जाते हैं। उसके अलावा वो कुछ भी करते हैं तो उससे कहीं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। खासकर जो अभी उन्होंने बयान दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान है।
एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को आप इस तरीके का बातें बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा झारखंड में। ये निश्चित तौर पर आप जान इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। प्रदीप झा जी, आपको लग रहा है वो भले ही सह प्रभारी हों झारखंड में बीजेपी के, लेकिन हेमंता जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं उनका चेहरा साफ तौर पर आगे दिख रहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि हेमंता को आगे रख करके और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर झारखंड में बैतरनी पार लगाया जा सकता है। ऐसे में पप्पू यादव सीधा हेमंता पर अटैक करते हैं, अपनी राजनीति तो चमका सकते हैं, लेकिन झारखंड में क्या इसका फायदा होगा, आपको यह दिखाई पड़ता है? पंकज जी, एक तो आपका सवाल दो है। एक तो हेमंत विश्व शर्मा से संबंधित है। तो हेमंत विश्व शर्मा ने अपने आप को साबित किया है। अगर आप देखें, जब से वो भारतीय जनता पार्टी में हेमंत विश्व शर्मा की एंट्री होती है, उसके बाद से पर्टिकुलरली असम और नॉर्थ ईस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेंशन हुआ, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो सिक्किम की बात हो, चाहे त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा हो, ठीक है, तो और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन का कुछ न कुछ श्रेय जो है वो हेमंत विश्व शर्मा को जाता है। तो इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा ने अपने आप को साबित किया है। रही बात पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी की, तो पंकज जी, जैसा आलोक जी ने भी और मृत्युंजय जी ने भी कहा, मैं एक चीज केवल याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस की राजनीति अगर 1995 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव को समर्थन देना शुरू किया। उसके बाद से 2000 में जब सरकार बनी राबड़ी देवी की, तो उस सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल भी थी। लेकिन फिर 2005 में कांग्रेस चुनाव लड़ते समय गठबंधन से अलग हो गई, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि नहीं, अब लालू यादव से हटकर अलग से चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। उसी प्रकार से देखेंगे हम कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग चुनाव लड़ी। बीच में तो कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का संबंध इस प्रकार का रहा है कि जब कभी भी किसी भी दल को गलतफहमी हो जाती है कि नहीं, अपने बलबूते पर हमारा आधार का विस्तार हो सकता है, तो इस प्रकार का स्टेप लेती रही है कांग्रेस पार्टी भी और राष्ट्रीय जनता दल भी, ठीक है। इसीलिए कब राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, केवल राहुल गांधी दे सकते हैं, ठीक है। और चूंकि इससे पहले इस प्रकार की घटनाएं घटी है, न केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी, कि कांग्रेस को जब कभी भी ऐसा एहसास होता है कि मैं मजबूत पड़ रहा हूं, तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो भावना है और मैसेज कांग्रेस ने अपने एक्शन से दिया है। शकील अहमद खान को, अजीत शर्मा को, आपको याद रखिए, लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अजीत शर्मा को प्रदेश विधानसभा में विधायक दल के नेता पद से हटाकर शकील अहमद खान को बनाना। जस्ट उससे पहले मैंने चर्चा किया जिस प्रकार से CAA लागू होने के बाद पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और शकील अहमद खान की तिकड़ी बनी थी। उसके बाद पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना, कन्हैया कुमार का कांग्रेस में महत्व पाना, एक प्रकार का जिस प्रकार का कई सिग्नल ऐसे मिल रहे हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, निकट भविष्य में RJD से अलग हटकर बिहार में अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहती है। तो उस समय में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस का आधार वोट सबसे पहले बनने की स्थिति में कौन सा समुदाय होगा। तो उसमें अगर हम देखते हैं और पाते हैं कि मुसलमान मतदाता कांग्रेस के लिए टारगेट नंबर 1 है, ठीक है। और इसी संदर्भ में अगर हम क्यों ना पप्पू यादव की बयानबाजी को देखें, पप्पू यादव के बयान से झारखंड में कांग्रेस को कितना फायदा होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो मुस्लिम मतदाता है, चूंकि वहां की राजनीति दो ध्रुवीय है, तीसरा कोई पूल है नहीं वहां पर, तो ऑलरेडी वहां के मुसलमान हंसकर हो या रोकर हो और झारखंड मुस्लिम मोर्चा को वोट देंगे ही देंगे। कोई अंतर नहीं पड़ना है। अंतर केवल यह पड़ना है कि कांग्रेस का जो स्टेक है उसमें, मुस्लिम मतदाताओं में, वो कितना ऊंचा ले आ सकते हैं पप्पू यादव। तो निश्चित रूप से उसके लिए बयानबाजी में ही और हो सकती है। तो उसी संदर्भ में पप्पू यादव के बयान को देखना चाहिए और मुझे नहीं लगता और सब बातों पे तो चलिए ठीक है, पर कई बार पॉपुलर होने का तरीका ये भी होता है, क्योंकि हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने सीधा हेमंता पर अटैक किया,
हेमंता के बारे में बहुत सारी बातें कही। सवाल ये उठता है कि कई बार आप ऐसे नेताओं को टारगेट करते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी गुजरात के एक नेता ने बड़ा अपशब्द बोला था, इससे वो चर्चित बहुत हुए थे, लेकिन मोदी जी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गए, वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए। आपको याद होगा गुजरात के ही एक नेता थे जिन्होंने किस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया। फिर बाद में आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ बोला और उसका रिपरकशन क्या हुआ। चुनाव में साफ दिख गया कि लोगों ने किस तरीके से उसको नकार दिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पक्ष में वोट ज़्यादा बढ़ गए। कई बार हम उल्टा भी देखते हैं। उल्टा मेरा मतलब यह है कि कई बार बीजेपी के नेता भी गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि क्या पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, कहीं लूज तो नहीं कर रही है, इसलिए इस तरह का हाइप क्रिएट करती है। आपको याद होगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कई जो नेता थे उन्होंने गोली मारो और क्या क्या तरह का शब्द का प्रयोग किया और आम आदमी पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती। तो जब आप राजनीति में इस तरह के बयान का प्रयोग करने लगते हैं तो उससे तो एक बात बहुत साफ नजर आता है कि या तो आपकी स्थिति बड़ी विकट है, और विकट है तो आप क्या करते हैं कि आप फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बात करते हैं। आपको लगता है कि शायद ऐसा पोलराइज कर दूंगा, हाइप क्रिएट कर दूंगा तो हमें फायदा होगा, क्योंकि आपको लगता है ऐसे ही हम लूज करने वाले हैं तो एक तरीका ये आजमा कर देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम हारने जा रहे हैं। क्या मृत्युंजय जी ये आपको दिख रहा है क्या? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर कांग्रेस के पूरे कैंपेन को देखें तो कांग्रेस की कैंपेनिंग झारखंड में बड़ी शिथिल नजर आ रही। आप देखें एक दिन मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच करके डायस पे स्टेज पे लोगों से पूछते हैं कितनी सीटें हैं यहां पर, और उसका किस तरीके से मजाक उड़ता है। मतलब लगता है कि कांग्रेस कितनी अनप्रिपेयर्ड है वो वहां से पता लगता है। दूसरी बड़ी बात कि आप सोचिए प्रधानमंत्री पहले चरण के चुनाव से पहले कई सभा कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, और यहां पर राहुल गांधी पहली बार 9 तारीख को पहुंचने की बात है जो हमारे पास जानकारी। ऐसे में सवाल उठता कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंच नहीं रहे हैं। बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिश्व शर्मा, आप नाम ले लीजिए, आपको सब वहां दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस पप्पू यादव को झारखंड में उतार करके क्या क्या हासिल करना चाहती है? क्या अपना नैया खुद डुबोना चाहती है या पप्पू यादव का कद बड़ा करना चाहती है? कांग्रेस खुद हार जाए पर पप्पू यादव का बड़ा कद हो जाए। मैं इसको ऐसे देखूं, आप कैसे देखते हैं, जरा आप बताइए। नहीं, बहुत सही बात आपने कही पंकज जी। आप देखेंगे पूरी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस बिल्कुल नदारद है। उनके जो भी सबसे सो कॉल्ड स्टार प्रचारक हैं गांधी परिवार के, कोई अभी तक यहां पे पहुंचे नहीं है। और अब देखेंगे पिछले 5 वर्षों में भी आप कांग्रेस का जो हाल देखेंगे सरकार में रहते हुए, उससे आपको समझ आएगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के विधायक और मंत्री बार बार ये कहते रहे हैं विभिन्न फोरम्स में, पब्लिक फोरम्स में, कि सरकार में उनको सहभागिता नहीं मिल रही है, डीसीएसपी उनके सुनते नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, जो कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा कि जब जेएमएम हमारी नाव डुबोने पे पड़ी हुई है तो हम लोग ऐसा गठबंधन क्यों लेके चल रहे हैं। और उनका कहना था बेसिकली, जो प्रदीप जी कह रहे थे वही बात, कि कांग्रेस मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मांग के चलती थी, और पिछले 5 वर्षों में जो हुआ है वो ये हुआ है कि वो मुस्लिम वोट बैंक भी जो थोड़ा बहुत कांग्रेस के पास था वो जेएमएम ने धीरे धीरे अपनी तरफ खिसका लिया। तो कांग्रेस के पास अगर आज के डेट में आप पूछिएगा कि उनके कोर वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है तो वो बता नहीं पाएगी। दूसरा, कांग्रेस को ये बहुत बड़ा डर है कि इस बार के चुनाव में जो सबसे ज्यादा डैमेज होने जा रहा है, और बीजेपी जो सबसे ज्यादा गेन्स प्रेडिक्ट कर रही है वो कांग्रेस की सीटों पे प्रेडिक्ट कर रही है। तो कांग्रेस को ये बहुत अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा खतरा उसी को है। और इतने खतरे के बावजूद आप देखेंगे जिस प्रकार के अनप्रिपेयर्ड हैं, जिस प्रकार के नेता आ रहे हैं उनके यहाँ पे, जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, कोई भी एक तरह का कॉन्ग्रुएंस नहीं लगेगा उनकी कैंपेन में। उनका एक्चुअली मोटिव क्या है या कैंपेन का जो रेटोरिक एक डेवलप होता है वो क्या है, अभी तक वही आपको क्लियर होकर नहीं दिखेगा। तो इस मेरे ख्याल से कांग्रेस बहुत अनप्रिपेयर्ड दिख रही है। पप्पू यादव जैसे नेताओं को भेज, अब विडंबना सोचिए, पप्पू यादव को एक ओबीसी लीडर की तरह यहाँ पे वो प्रोजेक्ट करे। पूरे देश में उनके पास कोई ओबीसी लीडर नहीं है क्या?
कि वो पप्पू यादव को भेज रहे हैं, जो सबसे बड़ा मतलब नॉन क्रिमिनल पॉलिटिशियन है पूरे इंडिया में। तो इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है आने वाले चुनावों में। कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है। और आलोक वत्स जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं, कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को झारखंड के चुनाव में क्यों नहीं उतार रही? क्या जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष को झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं वो याद नहीं थी जब वो स्टेज पर मौजूद थे, तो हम क्या समझे कि कांग्रेस झारखंड को बड़ा ही कैजुअली ले रही है? क्योंकि अध्यक्ष पहुंच जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता झारखंड में कितनी सीटें हैं, और उसके बाद अध्यक्ष अपने उस भाषण में कहते हैं कि अरे भाई, इस एक छोटे से चुनाव के लिए तुम इतने नेताओं को उतार देते हो, झूठ बोलते हो, ये सब तरह की बातें करते हैं। तो क्या झारखंड का चुनाव, आलोक वत्स जी, कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? क्या उनका सारा फोकस महाराष्ट्र पे है? देखिए पंकज जी, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस जेएमएम के भरोसे है कि वो इसका बैतरनी पार करा देगी। जिस तरीके से वहां पर बीजेपी पूरा एग्रेसिव तरीके से और फ्रंट लाइन रोल ले चुकी है, उसका एक तरीके से एक राउंड खत्म हो चुका है और अभी तक कांग्रेस का स्टार्ट नहीं हुआ है। और ठीक कहा मेरे पूर्व के वक्ता ने कि द मोस्ट नॉन क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स, उसको उन्होंने वहां भेज दिया। तो मैंने क्या कहा, उससे उनको फायदा क्या होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डैमेज मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कौन सी राजनीति है, कौन इनको समझाता है, कौन इनको गुनाभात सिखाता है राजनीति का, जो ये अभी तक इतना शिथिल तरीके से झारखंड के चुनाव को ले रहे हैं। और जब उसमें भेजा भी तो ऐसा सिक्का भेजा जो खोटा है। तो दे आर टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस बैटल। जेएमएम क्या करेगी वो हेमंत सोरेन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी वो अभी तक किसी को नहीं मालूम है। या तो भगवान भरोसे है, मृत्युंजय जी, आलोक जी भी वही बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मृत्युंजय जी, आप ये बताइए, कहीं ये रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? जेएमएम खुद नहीं चाहती है कि कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड में नहीं आए, उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा? मेरे ख्याल से, मुझे शायद इतनी आंतरिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये जरूर देखेंगे कि पूरे 5 वर्षों के दौरान और अभी जो सीट बंटवारा था उसमें भी जेएमएम ने डोमिनेट किया है पूरे कॉन्वर्सेशन को। इनफैक्ट बीच में जो उनके प्रभारी हैं कांग्रेस के, गुलाम अहमद मीर कश्मीर के, उन्होंने बस एक बार कह दिया कि अगर सीटें ढंग से आ जाए तो रोटेशन के बेसिस पे चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। और जिस प्रकार का रिएक्शन आया हेमंत सोरेन की तरफ से, तो एकदम फिर उन्होंने बैक सीट ले लिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही एक चर्चा छेड़ रहे थे। तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि जो पूरा कोलिशन है उसमें जेएमएम का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जेएमएम डोमिनेट करती है कि कितने सीटें देंगे, कौन सी सीटें देंगी। मंत्री पद के लिए भी देख लीजिए आप, एक 5वें मंत्री पद के लिए पूरे 5 वर्षों तक बहस होते रह गई, डिस्कशन होते रह गया, लेकिन वो फाइनली नहीं ही हुआ, हेमंत सोरेन ने नहीं ही दिया। और कांग्रेस को भी ये समझ में आता है। देखिए, कांग्रेस का आज तक झारखंड में कभी खुद की सरकार नहीं बनी है, कभी उसका चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है। तो कांग्रेस को भी समझ में आता है कि किसी प्रकार से भी सरकार में रहना है, और सरकार में रहने के लिए जेएमएम के साथ अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और इसी कॉम्प्रोमाइज का मेरे ख्याल से एक हिस्सा है कि पूरा आप जो कैंपेन का नैरेटिव भी देखें वो जेएमएम सेट करती है, कांग्रेस उसको सिर्फ फॉलो करती है। तो अब कैंपेन के नैरेटिव में अगर आप देखेंगे कांग्रेस का नैरेटिव क्या है झारखंड के लिए, तो आपको शायद कहीं नहीं दिखेगा। जेएमएम ने जो सेट कर दिया है उसी के कांग्रेस के नेता बार बार रिपीट करते रहेंगे हर जगह। तो इस प्रकार से कांग्रेस एक और ये दयनीय स्थिति है इनफैक्ट कि कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी की तरह बन के रह गई है जेएमएम। चलिए, बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि एक लाइन का जवाब दें, फिर मैं प्रदीप झा जी के पास भी जाऊंगा। अगर हम टोटल कैंपेन को देखें तो आपको यह साफ दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन के तरफ से कैंपेन पूरे तरीके से लीड कर रहे हैं हेमंत सोरेन, कांग्रेस की हिस्सेदारी उसमें नहीं के बराबर है। क्या आप इस बात को मानते हैं? और अगर कैंपेन को देखें तो आपको क्या एनडीए का अपर एज दिखाई पड़ता है, या आपको यह लगता है कि हेमंत सोरेन अकेले कैंपेन अपने हाथ में लेने के बावजूद जोरदार टसल दे रहे हैं और बीजेपी अभी भी नीचे है और हेमंत सोरेन की पार्टी ऊपर है? क्योंकि कहा जाता है कई सारी योजनाएं जो हेमंत सोरेन लेकर के आए हैं वो कहानी को बिल्कुल चेंज कर सकता है और हेमंत सोरेन सत्ता में बने रह सकते हैं। ये मैं आपसे इसका छोटा आंसर चाहूंगा।
जी, पहले सवाल का जवाब ये है, आप खुद से देख ले। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस के कैंपेन को झारखंड में कौन लीड कर रहा है, तो आपको 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन नाम ध्यान में नहीं आएगा। तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैंपेन के कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं है यहाँ पे झारखंड में। 2-3 बहुत ही छोटे नेताओं के नाम शायद आपको 2 मिनट में सोचने के बाद है। तो वो आंसर है पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, एनडीए बहुत मेहनत कर रही है, आपको दिख रहा होगा। और देखिए, दोनों के कोलिशन में भी आप फर्क देखिए। एनडीए ने इस बार जेडीयू को और एलजेपी को भी अकोमोडेट किया है झारखंड में, जो पहले साथ में नहीं लड़ती थी। और उसको अकोमोडेट करने का पूरा मकसद ही यही है कि कहीं पे कोई भी फ्रिक्शन ना रहे और पूरे जुड़ के लड़ पाए। दूसरी तरफ जो आप जेएमएम का कोलिशन देखेंगे, तो जेएमएम कांग्रेस ने पहले अलग से अपनी सीटें बांटी और घोषणा कर दी। फिर उस पर आरजेडी ने बहुत सारे ये लगाए कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। माले ने भी वैसे ही किया। फाइनली कितने भी कॉन्वर्सेशंस होने के बाद भी 3 सीटें ऐसे हैं जहां पे ये गठबंधन के नेता आपस में लड़ रहे हैं। 2 सीटों पे राजद और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स हैं, और 1 सीट पे झामुमो और माले दोनों का कैंडिडेट है। तो इससे भी समझ में आता है कि कितना विरोधाभास है उस गठबंधन में। और इसलिए मुझे लगता है जो एफर्ट्स जा रहा है इंडिया की तरफ से, उससे उसे बहुत एज मिल रहा है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है जो हेमंत सोरेन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, बिकॉज पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे घोषणाओं पे एक्चुअली काम नहीं हुआ है ग्राउंड पे। चलिए, मैं प्रदीप झा जी आपसे पूछना चाहूंगा, पिछली बार 28 में से 25 सीटें महागठबंधन जीत गई थी, आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। क्या इस बार स्थिति थोड़ी उलट है क्या? मेरा पहला सवाल। और मेरा दूसरा सवाल जो कि बहुत साफ है कि चंपई सोरेन को लेने के बावजूद आदिवासियों में क्या पैठ बना पाई है एनडीए? क्या आपको लगता है कि पिछले चुनाव के जो परिणाम हैं उससे उलट परिणाम आने वाला है जो कि एनडीए के पक्ष में आने जा रहा है? देखिए पंकज जी, जहां तक आदिवासी माने अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उस पे प्रदर्शन का सवाल है, तो एक बात तो तय है कि 2019 का जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खराब परफॉर्मेंस था अब तक के चुनावों का। ठीक है, तो इस बार इंप्रूव होगा, इसकी तो 100% लगभग संभावनाएं है कि वो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी इंप्रूव करेगी। चंपई सोरेन के आने से भी एक नैरेटिव तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, एक मोमेंटम। आप याद कीजिए, जिस दिन से चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ, उसी दिन के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक मोमेंटम को बदलने का इतने ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार उतरने के बावजूद बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के उतरे हैं। कहा जा रहा है 30 सीटों पर उतरे हैं जिनको पार्टी ने कल बाहर किया है। नहीं, ठीक है, वो तो पिछले चुनाव में भी था, ऐसी परिस्थितियां पिछले चुनाव में भी रही है। बागी जो है झारखंड में जो है एक तरह से लगातार दल बदल और पार्टी के खिलाफ खड़ा होना, ये झारखंड का पुराना इतिहास रहा है पंकज जी। ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि उन 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन इंप्रूव करेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। आपने अपनी बात कह दी। सवाल यही है कि पप्पू यादव झारखंड पहुंच करके जिस तरीके से हेमंता को उन्होंने टारगेट किया है, क्या इससे कांग्रेस के कैंपेन को वो रेज कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस की कैंपेनिंग उस तरीके से धारदार इस चुनाव में अभी तक नजर नहीं आई। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो दाव कांग्रेस ने पप्पू यादव को लेकर के खेला है, कहीं फायदे के बजाय बहुत ज्यादा नुकसानदायक तो साबित नहीं होगा? क्योंकि राजनीति में अक्सर जब इस तरह की भाषा बोली जाती है तो ये फायदा कम और नुकसानदायक ज्यादा होता है। बिहार की बात में इतना ही। आलोक वत्स जी आपका, प्रदीप कुमार झा जी आपका, मृत्युंजय शर्मा जी आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।